चेंज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर जो शासक पढ़ा था उसका नाम क्या था भाई? उसका नाम था भाई आनाजी, या आनाजी है, नानाजी नहीं, आनाजी है, या अरुणो राज। ये हमारा लास्ट क्लास में पढ़ा गया शासक था, जिसके बारे में हमने कुछ महत्वपूर्ण बातें देखी थी। ठीक है, यह जो आनाजी या जो हमारा अरुणोराज है, यह आनाजी या अरुणोराज 1150 के अंदर अपने पुत्र के हाथों मारा गया, और पुत्र के हाथों मारे जाने के बाद गद्दी पर कौन बैठा? इसका जो पुत्र था जिसका नाम था जगदेव। ठीक है, नाम के अंदर देव है लेकिन गुण जो थे वो दानव के थे, इसलिए क्या कहलाया? इसलिए यह पितृहंता कहलाया। चौहानों में क्या कहलाया है? चौहानों में पितृहंता के नाम से, माफ कीजिएगा, पितृहंता है इसलिए नाम भी नहीं लिखा जा रहा सही से। क्या कहलाया? चौहानों में पितृहंता के नाम से इसको जाना गया। इतना क्लियर है? ठीक है। अब इस जगदेव को गद्दी से भगाया सन 1153 ईस्वी में हमारे विग्रहराज फोर्थ ने। क्या किया विग्रहराज फोर्थ ने? विग्रहराज फोर्थ ने इस जगदेव को गद्दी से भगाया कि भाई तू निकल, तू पितृहंता है, गद्दी पर मैं बैठूंगा। और गद्दी पर काबिज हो गया कौन? हमारा विग्रहराज फोर्थ। इस विग्रहराज को एक नाम से और जाना जाता है, इसको बीसल देव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, गद्दी पर कब बैठा? 1153 में, और गद्दी से रिटायर कब हुआ? 1163 ईस्वी में। तो ये 10 साल जो थे वो विग्रहराज के शासनकाल है। ठीक है, विग्रहराज ने कई महत्वपूर्ण काम किए। जैसे सबसे पहला तो कि विग्रहराज का शासनकाल जो है वो शाकंभरी के चौहानों का स्वर्ण काल कहलाता है। शाकंभरी के चौहानों का स्वर्ण काल किसे बोलते हैं? जो हमारे शाकंभरी के चौहान थे, जो हमारे सपाल दक्ष के चौहान थे, शाकंभरी के चौहानों का स्वर्ण काल किसे बोलते हैं? विग्रहराज के शासन के दौरान ही हम क्या बोलते हैं? शाकंभरी के चौहानों का स्वर्ण काल मानते हैं। ठीक है, अच्छा, क्या क्या काम ऐसे किए विग्रहराज ने जिसके कारण से इसकी इतनी कीर्ति है? ठीक है, तो विग्रहराज की कीर्ति इसके सांस्कृतिक कारणों से भी है, इसके सांस्कृतिक कामों के कारण से भी है। जैसे जैसे महत्वपूर्ण क्या था कि इसके दौरान हरकेली नाटक लिखा गया। जैसे विग्रहराज के दौरान ही एक संस्कृत कंठावरण जो पाठशाला बनाई गई हमारे अजमेर के अंदर, हमारे अजमेर के अंदर क्या किया गया? हमारे अजमेर के अंदर एक संस्कृत पाठशाला बनाई गई थी विग्रहराज के समय ही। तो इसलिए इसका महत्वपूर्ण उल्लेख होता है हमारे। बाद में उस संस्कृत पाठशाला को तोड़ दिया गया, और तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा उसकी जगह पर 2.5 दिन का झोपड़ा बनवा दिया गया। तो वो एक प्राचीन प्रथा है जो चलती है, लेकिन हमें उस बातों को नहीं देखना है। हमें महत्वपूर्ण बात ये देखनी है कि विग्रहराज के समय के अंदर जो महत्वपूर्ण काम हुए क्या? अच्छा, बीसल देव बांध का निर्माण हमारे विग्रहराज का है। तो इस कारण से, अच्छा, एक काम और हम बोलना चाहें तो दिल्ली पर पहले अधिकार करने वाला शासन कौन था? विग्रहराज था। विग्रहराज फोर्थ ने क्या किया? दिल्ली के तोमर शासकों को हरा दिया और हरा करके दिल्ली पर कब्जा कर लिया, दिल्ली पर काबिज हो गया। तो विग्रहराज ने अपने साम्राज्य को विस्तार, पहले यही तो था साम्राज्यवादी विस्तार करोगे, जितना साम्राज्यवादी विस्तार करोगे उतने ही आप क्या कहलाओगे? उतने ही आप पराक्रमी शासक कहलाओगे। और आपके पराक्रम के बेसिस पे आपके काल को स्वर्ण काल, या आप कह सकते हो आपके काल को, जैसे आज होते ना स्वर्ण पदक होता है, कांस्य पदक होता है, तो आपके पराक्रम के हिसाब से भी क्या था? काल थे कि स्वर्ण काल होगा, या आपका जो चांदी काल है बोल सकते हो, या आप क्या हो सकता है ब्रोंज मेडल, यानी कि जो भी ब्रोंज मेडल का हो। तो ये अलग अलग नाम जो है वो उन राजाओं के पराक्रम के बेसिस पे डिसाइड किए गए थे। ठीक है, तो शाकंभरी के चौहानों का स्वर्ण काल विग्रहराज फोर्थ का समय कहा जाता है। ठीक है, दिल्ली से एक शिलालेख प्राप्त हुआ। उस शिलालेख के अनुसार क्या था? उस शिलालेख के अनुसार जो बीसल देव था, उस बीसल देव ने क्या किया? बीसल देव ने तुर्कों का सफाया कर दिया। जो मुस्लिम थे उन मुस्लिमों का सफाया किया, तथा अपने उत्तराधिकारियों को भी उसने निर्देश दिया कि मुसलमानों को अटक नदी के उस पार तक ही सीमित रखे।
ठीक है, पहले क्या था, यही होता था कि एक राजा इससे लड़ रहा है, इस राजा ने इसको मार दिया, इस राजा ने इसको मार दिया, कहीं तुर्कों से लड़ाई चल रही, कहीं तुर्क मार रहे हैं, कहीं हिंदू जो है वो मुस्लिम शासकों से भिड़ रहे हैं, मुस्लिम शासक हिंदू शासकों से भिड़ रहे हैं। तो यही पहले चला करता था। तो विग्रह राज जो था, उस विग्रह राज के दौरान भी ऐसा ही हुआ कि उसने क्या किया, जो मुस्लिम शासक थे उन मुस्लिम शासकों का सफाया करते हुए चला, और मुस्लिम शासकों के लिए उसने यह दिशा निर्देश भी निकाल दिए कि उनको अटक नदी के उस पार तक ही रहने दिया जाए, उनको इस पार ना आने दिया जाए। ये किसने कहा था? विग्रह राज के द्वारा कहा गया था। और ये कौन बताता है? ये हमें शिवालिक स्तंभ लेख बताता है। एक स्तंभ लेख है जिसका नाम है शिवालिक स्तंभ लेख। शिवालिक स्तंभ लेख क्या बताता है? शिवालिक स्तंभ लेख यही बताता है कि विग्रह राज के द्वारा क्या क्या दिशा निर्देश जो थे वो जारी किए गए थे, और विग्रह राज ने किनका सफाया किया, ये सारा का सारा हमें शिवालिक स्तंभ लेख के द्वारा पता चलता है। ठीक है, दूसरी बात क्या आती है विग्रह राज के दौरान इंपोर्टेंट, मैंने भी बताया कि जो विग्रह राज फोर्थ था, इस विग्रह राज फोर्थ ने क्या किया था? इस विग्रह राज फोर्थ ने हमारे दिल्ली के जो तोमर शासक थे, दिल्ली के जो तोमर शासक थे, उन दिल्ली के तोमर शासकों को हराया और दिल्ली पर काबिज हो गया और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। तो चौहानों में वह पहला शासक जो दिल्ली की गद्दी तक जा पहुंचा वो कौन था? विग्रहराज फोर्थ था। और क्या किया विग्रहराज फोर्थ ने? अभी हमने बताया था विग्रहराज फोर्थ के बारे में कि इस विग्रहराज फोर्थ जो था, उस विग्रहराज फोर्थ के द्वारा एक नाटक की रचना की गई। किस नाटक की रचना की गई विग्रहराज फोर्थ के द्वारा? इस विग्रहराज फोर्थ के द्वारा एक नाटक रचा गया। उस नाटक का नाम था हरकेली। हरकेली, ठीक है, ये क्या था? हरकेली एक नाटक है। इस हरकेली नाटक की रचना किसने की? इस हरकेली नाटक की रचना विग्रहराज ने की। देखो, हर का मतलब क्या था? हरि का मतलब क्या होता है? हरि का मतलब होता है आपका विष्णु। हर का मतलब क्या होता है? शिव। ठीक है, तो जो हरकेली नाटक है, यह हरकेली नाटक किस पर आधारित था? तो हरकेली नाटक जो है यह आधारित है हमारे किरातार्जुनीयम पर आधारित। ठीक है, हरकेली नाटक किस पर आधारित है? हरकेली नाटक किरातार्जुनीयम पे आधारित है। अब किरातार्जुनीयम क्या है? किरातार्जुनीयम जो है ये एक नाटक ही है जिसमें किरात प्लस अर्जुन के युद्ध का वर्णन किया गया है। ठीक है, किसका वर्णन किया? किरात और अर्जुन। किरात क्या था? किरात भगवान शिव ही थे जो किरात के वेश में गए थे। एक वहां से जो था वो जानवर गुजर रहा था, उस जानवर के ऊपर अर्जुन ने भी निशाना लगाया और भगवान शिव ने भी निशाना लगाया। दोनों के बाण जाकर के उस जानवर पर लगे थे, जिसके कारण से उस जानवर की क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। तो उसके ऊपर अपने अधिकार को सिद्ध करने के लिए अर्जुन और भगवान शिव के अंदर जो किरात के वेश में आए थे, युद्ध हुआ था। तो उस युद्ध का जो उल्लेख जिस नाटक में मिलता है वो किरातार्जुनीयम है। और उस किरातार्जुनीयम से प्रेरित होकर के हमारे जो विग्रहराज फोर्थ थे, उन्होंने भी एक नाटक की रचना की जिसका नाम क्या है? हरकेली उस नाटक का नाम है। हरकेली नाटक की जो पंक्तियां हैं वो इतनी अच्छी लगी होंगी कि उस हरकेली नाटक की पंक्तियों का वर्णन जो मिलता है वो हमें राजा राम मोहन राय स्मारक जो हमारे इंग्लैंड की ब्रिस्टल में है उस पर भी अंकित की गई थी। और जो हमारे 2.5 दिन का झोपड़ा बाद में बना, पहले क्या था? वो संस्कृत कंठावर्ण नाम से एक पाठशाला थी जो कि विग्रहराज के द्वारा ही बनाई गई थी। कहां पर? हमारे अजमेर के अंदर ही। ठीक है, तो अजमेर में एक पाठशाला बनाई गई थी। उस पाठशाला का निर्माण सन 1153 ईस्वी में विग्रहराज के द्वारा करवाया गया और उसके ऊपर उस हरकेली नाटक की कुछ पंक्तियां लिखी गई थी। ठीक है, तो जो इंपोर्टेंट नाटक है हरकेली, ये हरकेली नाटक विग्रहराज फोर्थ ने लिखा, सांस्कृतिक महत्व को दर्शा रहा है कि सांस्कृतिक सोच कितनी बड़ी होगी कि उस दौरान उसने पराक्रम के काम भी किए, अपने साम्राज्यवादी सोच को भी दिखाया, अपनी सांस्कृतिक सोच को भी दिखाया और लोगों के अंदर
अंदर एजुकेशन को बढ़ाने के लिए उसने क्या किया, शिक्षावादी सोच को भी दिखाने का काम किया। किस प्रकार से उसने संस्कृत पाठशाला बनाई, प्राचीन समय की भाषा संस्कृत हुआ करती थी, तो लोगों के अंदर किस प्रकार से जागरूकता फैलाई जाए एजुकेशन के माध्यम से, वो भी हमें यहां से देखने को मिलती है। तो हमें इतिहास यह नहीं सिखाता कि किसने किसको मारा, किसने किसको क्यों मारा, कौन जीता कौन हारा। इतिहास हमें यह भी दिखाता है कि एक राजा के अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण गुण थे, क्या उसके गुण जो थे वो समाज के लिए महत्वपूर्ण थे, समाजवादी सोच वाले थे। समाजवादी सोच का मतलब शिक्षा का काम कर रहा है नहीं कर रहा, समाज के लिए जो भले काम किए जा रहे हैं वो समाजवादी सोच को बता रहे हैं। तो विग्रहराज समाजवादी सोच वाला भी था, क्योंकि स्कूल का निर्माण कराया उसने ताकि बच्चे क्या कर सके, पढ़ सके। विग्रहराज जो था वो साम्राज्यवादी विस्तार की नीति भी अपनाता था, दिल्ली तक पहुंच गया, यानी कि अपने साम्राज्य के विस्तार का काम कर रहा था, इसलिए साम्राज्यवादी सोच भी थी। और विग्रहराज जो था उसने अपने देश के अंदर लोगों के अंदर सांस्कृतिक भावना को बढ़ावा देने के लिए, संस्कृति को बनाए रखने के लिए एक हरकेली नाटक की रचना भी की थी, जो यह बताता है कि विग्रहराज एक संपूर्ण शासक था जिसमें साम्राज्यवादी, समाजवादी और सांस्कृतिक सोच तीनों के गुण दृष्टिगोचर हमें यहां पर होते हैं। इतना क्लियर है? ठीक है बच्चों, तो विग्रहराज के द्वारा हरकेली नाटक की रचना कर ली गई। और हरकेली नाटक की जो लाइनें थी वो कहां कहां हैं, वो मिलती है हमें संस्कृत कंठावरण लिखेंगे अभी हम, है ना, संस्कृत कंठावरण पाठशाला पर। कंठावरण बाद में इसको क्या बोला गया, 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा। प्लस किस में मिलती है, जो राजा राम मोहन स्मारक है, राजा राम मोहन राय स्मारक, कहां पर है बच्चों, ब्रिस्टल इंग्लैंड। तो ब्रिस्टल इंग्लैंड में जो राजा राम मोहन राय स्मारक है वहां पर भी क्या है, इस हरकेली नाटक की पंक्तियां जो है वो क्या है, लिखी हुई हैं। क्लियर है इतना? ठीक है, तो यहां तक की बात किसकी आ गई, हमारे अग्नुराज की बात, सॉरी हमारे विग्रहराज फोर्थ की बात आ गई। आगे वाले पेज पे देख लेते हैं क्या और इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारी इस विग्रहराज के बारे में। ठीक है, अच्छा एक बात हमने बताई नहीं है आपको कि जो संस्कृत कंठावरण पाठशाला बनाएगी, संस्कृत कंठावरण पाठशाला बनाएगी, इस कंठावरण पाठशाला को तोड़ दिया गया। वो क्या किया गया, तोड़ा गया। किसके द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। सन 1194 में मोहम्मद घुरी तो चला गया, ठीक है, और उसके बाद में सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक बचा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, उस कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, इस संस्कृत कंठावरण को तोड़ दिया। किसने तोड़ा इसको, इसको तोड़ने का काम किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत करता है ना कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश की स्थापना करता है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसे तोड़ा गया, और तोड़ने के बाद यहाँ पर क्या बना दिया गया, तोड़ने के बाद यहाँ पर एक मस्जिद बनवाएगी। क्या बनवाएगी, यहाँ पर एक मस्जिद जो थी, उस मस्जिद का निर्माण यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया। ठीक है, यह जो मस्जिद थी यह राजस्थान की पहली मस्जिद थी। यह मस्जिद क्या थी, यह मस्जिद राजस्थान की पहली मस्जिद थी। ठीक है, इस मस्जिद को किस नाम से जानते हैं, इस मस्जिद को 2.5 दिन का झोपड़ा भी कहते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा भी कहते हैं। इसमें खंबे कितने हैं, 16 खंबे हैं, इसलिए इसे 16 खंभों का महल भी कहते हैं। इंपोर्टेंट है। और एक खास बात और है, यहां पर किसका उर्स लगता है, तो यहां पर एक उर्स लगता है जो है पंजाब शाह पीर का। पंजाब शाह पीर का 2.5 दिन का उर्स लगता है। 2.5 दिन का उर्स लगता है। किसका उर्स लगता है यहाँ पर पंजाब शाह पीर का 2.5 दिन का उर्स लगता है। इतना ठीक है, तो यह किसकी बात हो गई, यह बात हो गई। अच्छा एक दो चीजें और हम बताना भूल गए, जैसे कि विग्रहराज फोर्थ जो था, इस विग्रहराज फोर्थ के जो हमारा विग्रहराज फोर्थ जो था, इस विग्रहराज फोर्थ के दरबार के अंदर एक बंदा था जिसका नाम था सोमदेव। क्या नाम था, एक बंदा था सोमदेव।
सोमदेव के द्वारा एक रचना का वर्णन किया गया। विग्रहराज फोर्ट के दरबार में कौन था? इसके दरबार में था सोमदेव, और सोमदेव के द्वारा लिखा गया ललित विग्रहराज। ठीक है, सोमदेव के द्वारा किसकी रचना की? सोमदेव के द्वारा ललित विग्रहराज जो था, उस ललित विग्रहराज आदमी नहीं है, कल्पना है, एक कृति है। तो सोमदेव के द्वारा ललित विग्रहराज की रचना की गई। इस ललित विग्रहराज में एक काल्पनिक कहानी है जो कि प्रेम संबंधों के बारे में बताती है कि किस प्रकार विग्रहराज और इंद्रपुर की राजकुमारी देशल देवी के मध्य प्रेम संबंध थे। एक काल्पनिक है, अपनी कल्पनाशीलता का विस्तार किया है सोमदेव ने ललित विग्रहराज के माध्यम से। उसी प्रकार एक दूसरे हमारे कवि हैं, एक दूसरे हमारे कृतिकार मिलते हैं वहां पे, उनका नाम आता है नरपति नाल। नरपति नाल। और इनके द्वारा क्या लिखा गया? इनके द्वारा लिखा गया बीसल देव रासो। बीसल देव रासो, ये किसने लिखा? ये नरपति नाल के द्वारा लिखा गया है। नरपति नाल कौन थे? नरपति नाल विग्रहराज के दरबारी कवि थे। उस नरपति नाल के द्वारा बीसल देव रासो के अंदर भी प्रेम संबंधों का उल्लेख किया गया है। और यहाँ पर जो प्रेम संबंध बताए गए हैं वो हमारे भोज राजा की बेटी थी राजमती। परमार राजा था भोज, उसकी बेटी का नाम था राजमती। उसके और विग्रहराज के प्रेम संबंधों का उल्लेख यहाँ पर हमें मिलता है। तो इस प्रकार जो विग्रहराज है, अगर विग्रहराज को देखा जाए तो एक कंप्लीट पैकेज है, सब कुछ है विग्रहराज के अंदर। विग्रहराज जो है उसके सांस्कृतिक जो क्या बोल सकते हैं कि इतना श्रेष्ठ सांस्कृतिक चीजों के अंदर भी कि यहां तक जो कालिदास हैं उनको ले लो, चाहे आप भवभूति को ले लो, उनके बराबर उसे कहा जा सकता है। क्योंकि किलहॉर्न जो थे, उन किलहॉर्न ने विग्रहराज की प्रशंसा में एक बात कही थी कि विग्रहराज उन हिंदू शासकों में से एक है जो कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता है। ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों को अगर देखा जाए तो विग्रहराज सांस्कृतिक रूप से, समाजवादी रूप से और विग्रहराज साम्राज्यवादी रूप से, हर प्रकार से विग्रहराज में इन चीजों को विस्तार करने के गुण थे। इसीलिए ऐसा कहा जाता है, अगर सांस्कृतिक उपलब्धि को देखें, कि वह कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता है। और विग्रहराज के द्वारा ही ऐसा कहा जाता है कि हमारे जो कंठावरण पाठशाला है, हमारे हरकिली नाटक हैं, और जो बीसल देव बांध है उनका निर्माण करवाया गया है। ये हमारी विग्रहराज के बारे में बातें कंप्लीट होती हैं। विग्रहराज के बाद में क्या होता है? विग्रहराज के बाद में और भी शासक आते हैं। जैसे विग्रहराज के बाद में एक शासक है पृथ्वीराज सेकंड आता है। पृथ्वीराज सेकंड जो था, यह पृथ्वीराज सेकंड गद्दी पर बैठा। विग्रहराज के बाद में सबसे पहले तो गद्दी पर बैठा आपका अपरगांगे। ठीक है, क्योंकि हमने क्या बताया था लास्ट क्लास में डिस्कस हमने यही किया था कि जो हमारे अरुणोराज थे उनके 4 पुत्र हुए थे, जगदेव, विग्रहराज, अपरगांगे या सोमेश्वर, ये 4 पुत्र हुए थे। जगदेव ने हत्या कर दी किसकी? अरुणोराज की। गद्दी पर बैठा, जगदेव को भगा दिया किसने? देखो आप ऐसे समझो इसको आप, कि जो अरुणोराज और कांचन देवी थे, उससे कितने पुत्र थे? टोटल 4 थे। कौन कौन से? जगदेव पहला, विग्रहराज फोर्थ दूसरा, अपरगांगी तीसरा, और सोमेश्वर चौथा। ठीक है, अब यहां समझो आप, जगदेव ने मारा अरुणोराज को, ठीक है, गद्दी पर बैठा। विग्रहराज ने क्या किया? विग्रहराज ने जगदेव को गद्दी से हटा दिया, खुद गद्दी पर बैठ गया, और सन 1153 से लेकर के 1163 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा रहा। विग्रहराज की मृत्यु हुई। विग्रहराज के बाद में गद्दी पर कौन बैठा? अपरगांगी गद्दी पर बैठा। ठीक है, अपरगांगी शासक तो बना, लेकिन पितृहंता कौन था? जगदेव था। ठीक है, तो जगदेव का एक पुत्र था जिसका नाम था पृथ्वीराज द्वितीय। जो जगदेव था, इस जगदेव का एक पुत्र था, उसका नाम था पृथ्वीराज सेकंड। इसने क्या किया? इसने इस अपरगांगी की हत्या कर दी और हत्या हरी गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, अब पृथ्वीराज सेकंड राजा बन गया।
पृथ्वीराज सेकंड के गद्दी से हटने के बाद में जो सोमेश्वर था, यह सोमेश्वर गद्दी पर बैठा। तो बच्चों आज की क्लास में हम सोमेश्वर तक पहुंच गए हैं। अगली क्लास में हम सोमेश्वर की बात करेंगे और अपनी आगे की कहानी को हम कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही करेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।